हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, जहां बच्चों हम करा रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की एकदम बेहतरीन तैयारी। तो बच्चा, आप लोग को पता होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारा हिंदी का 10th का जितना सिलेबस पैटर्न है, जितना भी आपका एग्जाम में आने वाला है, क्या क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, सारी चीजें बता दी थी। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अगर कोई भी बदलाव होते हैं या कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको तुरंत उस चीज के लिए अपडेट करूंगी, तुरंत आप लोगों के पास जानकारियां पहुंचा दूंगी। तो बच्चा, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सिलेबस की, जिसमें का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का पहला पार्ट गद्य साहित्य। भाई, अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की किताब में आप लोगों ने कभी ध्यान दिया क्या क्या था? चाहे वो 6th क्लास में पढ़े होंगे, चाहे 7th में, चाहे 8th में, चाहे 9th में, अब 10th में आ गए। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? कहानियां पढ़ी होंगी, नाटक पढ़े होंगे, निबंध पढ़े होंगे 9th में आने के बाद, कविताएं पढ़ी होंगी। क्या है ये सब चीजें और इनको क्या कहा जाता है? क्या कविता, निबंध ये सब अलग अलग है या किसी चीज में ये सब आते हैं? वही चीज है बेटा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया, गद्य और पद्य। उसी का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से लेखक किस युग के थे, चाहे वो गद्य के हो चाहे वो पद्य के हो। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस क्लास की, जहां मैं पढ़ाऊंगी हिंदी गद्य साहित्य का संपूर्ण इतिहास, पूरा इतिहास और कौन कौन से लेखक इसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या चीजें, सारी चीजें। तो क्या होता है गद्य? पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही उठ के आता है, भाई गद्य क्या होता है? तो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। जब किसी ऐसी रचनाएं हम लोग देखते हैं जहां ना हम लोग को छंद लगाना पड़ रहा है, ना ताल, ना कोई धुन, ना कोई संगीत, ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जो सीधे सीधे तरीके में लिखी जाती है, जिस तरीके से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं उसी तरीके में वो लिखा और पढ़ा जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है। साफ सीधी एक बात, गद्य शब्द धातु से बना है। किससे बना बेटा? गद्य धातु से, जो कि यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या फिर कहना। गद्य का मतलब क्या होता है? बोलना, बतलाना या फिर कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने वही बात बोली कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग को यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे जिस तरीके से बात करेंगे ये क्या है? ये एक गद्य की ही भाषा है। नॉर्मल तरीके से अपनी बातों को बोलना, बताना क्या कहलाता है? गद्य भाषा कहलाती है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। भाई, गद्य का सीधा सीधा एक लक्ष्य होता है, इनका सिर्फ एक टारगेट है गद्य का, कि सामने वाले को अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपने विचार सीधे तरीके से, सरल तरीके से समझाना है। ना कि कविताओं की तरह अरोड़ मरोड़ बोलना कुछ और चाहते हो, बताना कुछ और चाहते हो, दिखाना कुछ और चाहते हो, तो वो वाला हाल नहीं है। गद्य का सीधा सीधा एक अपना फंडा है कि जो बताना है सीधे और सरल तरीके से बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है। चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो आपका कथा साहित्य हो, इन सब की अगर हम लोग भाषा देखेंगे तो कोई और नहीं, ये सीधा गद्य भाषा ही है, जो नॉर्मल वे में हम लोग बात करते हैं वो। ठीक है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। यहाँ बात आ रही है कि कोई भी वक्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम है, अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है तो मैं उसको लिखूंगी, तो किस रूप में लिख रहा है? वो गद्य के रूप में ही लिख रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वक्ता कुछ भी सोचता है, उसके मन में कैसे भी विचार आते हैं, तुरंत उसको गद्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। कैसे? लिखकर। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, गद्य और पद्य में डिफरेंस क्या होता है? बेटा, पहली बात तो हम लोगों ने क्या पढ़ी कि गद्य क्या होता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो साफ सीधी चीजें मैं बॉक्स के थ्रू आप लोग को बताने वाली हूँ। एक तरफ है गद्य और एक तरफ है आपका कविता। कविता को ही बच्चा हम लोग बोलते हैं पद्य। कविता को ही हम लोग पद्य कहते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अर्थ क्या होता है, दोनों का पहले अर्थ समझते हैं। गद्य सीधे साहित्य के माध्यम से लेखक के विचारों और भावनाओं को आसानी से समझा सकता है। गद्य क्या करता है कि लेखक के कोई से भी विचार हो, कोई भी भावना हो, कैसे भी तरीके से वो आसान तरीके से सामने वाले को समझा सकता है। पर वहीं अगर हम लोग कविता की बात करते हैं तो कविता वह लेखन है जिसमें लेखक एक विशिष्ट शैली और लय के माध्यम से एक अद्भुत अनुभव व्यक्त करता है।
साफ सीधी एक बात कि कविता एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो अलग अलग प्रकार के छंद, अलंकार और लय, धुन, संगीत लगाकर और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जिसका अर्थ कुछ और निकलता हो, इन सब का प्रयोग करके एक अलग तरीके से ही अपने भावनाओं को वो व्यक्त करेगा। दूसरा आ जाता है, अगर भाषा के तौर पर देखें तो सीधे शब्दों से अग्रेसित करे, मतलब जो लिखना है वो लिखना होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि आज मैं ये पढ़ाऊंगी, आज हम लोग गद्य पढ़ेंगे, आज हम कहानी पढ़ेंगे, तो वो सीधे शब्दों में रहता है। लेकिन कविता में क्या बता होता है, सजावटी होते हैं और अभिव्यंजक होते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिनका अर्थ कुछ और निकलता है, उनको सजाते हैं। कविता को वो लोग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला है प्रकृति। गद्य की जो प्रकृति है, जिसका नेचर है, वो व्यवहारिक है। वहीं अगर हम लोग कविता की बात करते हैं तो कल्पनाशील है। भाई गद्य में जितनी भी चीजें मिलेंगी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होंगी, हमारी जिंदगी से, हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं टकराती हैं। पर कविताओं में जो चीज बोली जाती है, क्या वो सच होता है? कविता में तो लिख दिया, आसमान भी सुंदरी की तरह उतर आई। क्या आसमान सुंदर औरत की तरह उतरेगा? हाँ। लता ओट से झांक रही किवाड़े से, क्या लताएं कभी ओट से झांकती हैं? हाँ। रूप से तेरी घन पास, बादल कभी सुंदर रूप शरीर धारण कर सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ क्या है बेटा, कल्पनाशील होती है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान बांटना या संदेश देना। गद्य का सीधा सीधा उद्देश्य होता है ज्ञान बांटना या संदेश देना। वहीं अगर हम लोग कविता की बात करें तो खुश करना या फिर मनोरंजन करना। क्लियर? विचारों में वाक्य जो अनुच्छेदों में व्यवस्थित होकर होते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, वही पंक्तियां जो छंदों में व्यवस्थित होती हैं, उनमें विचार होते हैं। विचारों में तो अनुच्छेद लिख दिए जाते हैं भाई गद्य में, वहां पर पंक्तियां लिखी जाती, कविताएं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके इतने डिफरेंस। आइए और जानते हैं क्या है बेटा। एक लाइन में ब्रेक, इसमें एक भी लाइन में ब्रेक नहीं होता है, लगातार लिखते जाते हैं, जब पूरी उनकी बात समाप्त हो जाती तब उसका अंत करते हैं। पर इसमें लाइन में ब्रेक होता है। समझने में सरलता किसमें होती बेटा, तो गद्य सरल है और एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है। जो गद्य खंड होता है बहुत सरल होता है और एक बार पढ़ने में ही आसानी से समझ आ जाता है। वहीं अगर हम लोग कविता की बात करते हैं तो दूसरी ओर कविता को समझना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और पाठक को पूरी तरह समझने में 2 से 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। अगर किसी पाठक को पढ़ना है तो उस बेचारे को तो 2 से 3 बार उसे पढ़ना होगा, तभी उसे वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये था गद्य और पद्य में अंतर बेटा। आगे आ जाते हैं, अब हिंदी गद्य का विकास कहाँ से हुआ, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसका पढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट टू पॉइंट है, तुरंत याद भी हो जाएगा, पढ़ने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी और ऐसे तरीके से मैं यहाँ समझा रही हूँ कि आप लोग तुरंत इसको याद भी कर लोगे। होता क्या है, कभी कभी पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा, पर यहाँ ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के आविर्भाव को संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। भाई अगर हिंदी गद्य की बात कहें कि हिंदी गद्य की शुरुआत कब से हुई थी, तो हर विद्वान के अलग अलग मत है। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, पर आइए यहाँ जानते हैं किसका क्या मत है। ठीक है, कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं तो बहुतेरे 13वीं शताब्दी मानते हैं। हिंदी गद्य के आविर्भाव मतलब हिंदी गद्य की जो शुरुआत है उसका कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं शताब्दी से ही शुरुआत हो चुकी थी, पर कुछ लोगों का मानना है बेटा कि वो 13वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी। पर 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में ही हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप उस समय स्पष्ट दिखाई देने लगा जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। मगर अगर हम लोग जाने तो असलियत में शुरुआत कब से हुई थी गद्य की, तो वो है बेटा आपका 19वीं शताब्दी। कब से हुई थी? 19वीं शताब्दी, जिसमें आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने लगे थे हिंदी गद्य साहित्य के। 19वीं शताब्दी में आप लोगों को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने लगा। कई सारे ऐसे हम लोगों को प्रमाण मिलने लगे कि लगता था कि हाँ हिंदी गद्य साहित्य। और एक बात याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी को ही हम लोग नव जागरण काल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि नव जागरण काल क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि नव जागरण काल आपका 19वीं शताब्दी को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि नए आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहा था। उस समय क्या था बेटा कि पश्चिमी सभ्यता आ रही थी, पश्चिमी सभ्यता एकदम विशाल तरीके से फैल रही थी, तो नए नए आविष्कार सामने आ रहे थे, नए नए लोग मिल रहे थे, नए नए विचार सामने आते थे, नई शिक्षा पद्धति थी। तो इन सब से क्या हुआ, हमारे सामने गद्य के प्रमाण मिलने लगे। ठीक है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो। ये आता है कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस किस भाषा में मिलते हैं, तो क्या होगा आपका राजस्थानी और ब्रज भाषा, याद रहेगा।
हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस भाषा में मिलता है बेटा? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थानी और ब्रज भाषा, या फिर कह लीजिए प्राचीनतम प्रयोग कह लीजिए तो राजस्थानी ब्रज भाषा, राजस्थानी ब्रज भाषा याद कर लीजिए। ठीक है, राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे पखानों, टिकाऊ व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ मिलेगा? ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि आपको दान पत्रों में दिखाई दिख जाएगा, कई सारी टिकाओं में दिख जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा की गद्य सूत्रपात संवत 1400 विषम के आसपास हुआ। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने उसके विकास और संवर्धन में विशेष योग दिया। उस समय जो श्री कृष्ण भक्ति की धारा में बह रहे थे जितने कवि, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है उस समय की इस उद्गम में। जो गद्य साहित्य का जो बोलते हैं ना ब्रज भाषा में कब हुआ, तो ये सबसे बड़ा था। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन, अब याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 17वीं शताब्दी की तक की लिखी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी बेटा? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का श्रृंगार रस मंडन किसके द्वारा लिखा हुआ है? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। ठीक है, आगे क्या है? गोकुलनाथ जी के 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव वन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, कौन कौन सी है? 84 वैष्णव की वार्ता, फिर 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास जी का बेटा अष्टयाम, बैकुंठ मणि शुक्ल के अगहन महात्मय और वैशाख महात्मय। बैकुंठ मणि शुक्ल जी का क्या है? अगहन महात्मय और वैशाख महात्मय, तथा लल्लू लाल कृत जी का माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सारी रचनाएं किस शताब्दी के बच्चा? 17वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की। याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा किस शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की है। वहीं आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे क्या है कि इन्हीं के साथ टिकाओं की परंपराएं चलती आई, उसी के साथ साथ कई जगह टिकाओं की भी परंपरा चलती गई। क्लियर? खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा, जो हम लोगों का मेन अब गद्य खंड चल रहा है आज के टाइम पे। जितनी भी कविताएं या कविताएं कह रही हूँ, जितनी भी निबंध कहानियां लिखी जा रही है वो खड़ी बोली के अंतर्गत लिखी जा रही है। तो सबसे पहले दर्शन हमें किसके में मिले थे? अकबर के दरबारी जो कवि गंग थे, जो अकबर के एक दरबारी थे कवि गंग, उनकी एक रचना थी बेटा, और वो कौन सी थी? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये एक ग्रंथ था। और फिर उसके बाद कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों को खड़ी बोली के दर्शन हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं, परंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई सौ वर्ष बाद 19वीं शताब्दी से ही मानना चाहिए, जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई। खड़ी बोली की अगर हम लोग उद्गमता जानते हैं तो वो 19वीं शताब्दी से होगी, क्योंकि जब वो वास्तविक रूप से सबके सामने प्रस्तुत हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ छोटा सा इतिहास। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के कुछ पूर्व ही उस धारा के आगमन के संकेत हमें मिलने लगते हैं। ये आरंभिक प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वशिष्ठ, दौलत राम कृत पद्म पुराण के भाषानुवाद, मथुरानाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुखलाल जी का सुख सागर, ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल के प्रेम सागर व सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान आदि ग्रंथों में मिलते हैं। ये सब क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ पर बेटा आपको खड़ी बोली के प्रमाण प्राप्त होंगे। यहाँ आपको खड़ी बोली के प्रमाण प्राप्त होंगे। ये जितनी भी कृतियां यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये जितनी भी रचनाएं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको खड़ी बोली के प्रमाण प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं कि खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों, मतलब खड़ी बोली के गद्य अगर हम लोग जाने कि किसने इसको आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन किसने दिया, किसने इसको सबके सामने लाया और कैसे ये अपनी तरक्की पे पहुंचा, खड़ी बोली की जो गद्य है, वो 4 लेखक थे। और कौन कौन है? वो है आपके सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये विशेष कार्य किया, इनका विशेष योगदान है। ठीक है, इन चारों लेखकों की रचना काल सन 1803 के आसपास ही ठहरता है। अगर हम लोग इनकी रचना काल समझते हैं तो कब की कब तक की है? 1803 के आसपास की इनकी रचना काल कही जाती है। ठीक है, इनकी रचना काल कहां से कहां तक की बेटा? 1803 के आसपास की। आगे अब आ जाते हैं हम लोग गद्य साहित्य के कितने युगों में बांटा गया, जो कि आप लोग 9th में थोड़ा बहुत पढ़ के ही आए होंगे, 9th क्लास में आपका थोड़ा बहुत जानकारी होगी इस चीज की। तो बेटा उसको 6 कालों में विभाजित किया, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 कालों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका
शुक्लो युग है और शुक्लोत्तर युग है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही दो आने वाले हैं, ठीक है। पहला आपका पूर्व भारतेंदु काल हम लोग कह सकते हैं, भारतेंदु युग से पहले का जो टाइम था उसको हम लोग प्राचीन युग कहेंगे, जो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला है, जो कि 13वीं शताब्दी से बेटा जी 1868 ईस्वी तक चला है। दूसरा आपका आ जाता है भारतेंदु युग, जिसको हम लोग नवजागरण काल, मैंने बताया था 19वीं शताब्दी को ही नवजागरण काल बोला गया, और उसी में क्या आ जाता है, भारतेंदु युग को भी नवजागरण काल बोला गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतेंदु युग नवजागरण काल आपका 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला बेटा, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग आपका 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। कब से कब तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर आता है आपका शुक्ल युग बेटा, छायावादी युग जिसको हम लोग कहते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैडम जी शुक्ल युग अलग होता है, छायावादी युग अलग होता है। नहीं मेरा बच्चा, शुक्ल युग और छायावादी युग एक है, ठीक है। शुक्ल युग का ही दूसरा नाम छायावादी युग है, जिसमें 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, जो कि कब से कब तक चला, 1938 ईस्वी से 1947 तक। कब तक चला, 1938 से 1947 तक। और उसके बाद का चल रहा है स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसका टाइम क्या है बेटा जी, 1947 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वो हम लोग का स्वतंत्रता युग है, जो कि स्वतंत्रता के बाद है, स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में आ रहा है वो है आपका शुक्ल युगीन या फिर छायावादी युग कह सकते हैं, या गद्य साहित्य कह सकते हैं। उसका इतिहास जान लेते हैं, उसमें कौन कौन से लेखक हैं और किस सब्जेक्ट, मतलब कौन सी रचनाओं के लेखक है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सन 1919 से 1938 तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। मतलब अगर हम लोग समझे कि शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है, तो वो आपके बेटा जी पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल युग के प्रवर्तक किन्हें कहेंगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को कहेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर शुक्ल युग नाम दिया गया है, उन्हीं के नाम पर शुक्ल युग नाम दिया गया है। इस युग को छायावादी युग भी कहते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करते जाइएगा कि इस युग को छायावादी युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, ये चार नाम एक ही के हैं। क्लियर। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर करने के लिए तड़पने लगा। मतलब उस समय ऐसा कांड हो गया था, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, कि लोगों के अंदर एक अलग ही चिंगारी पैदा हो गई, एक अलग ही जोश आ गया, उनके अंदर एक ये जुनून आ गया कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे। वो देश की स्वतंत्रता के लिए बेटा कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्या लेख लिखना हो, क्या तलवार चलानी हो, सब चीज के लिए तैयार थे। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए, तो दूसरी क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखारित किया गया। मतलब इस समय के जो लेखक थे, किसी ने उस समय की जो सिचुएशन चल रही थी, जो पराधीनता थी, जो उस समय हमारा देश एकदम परातंत्र था, उस समय कुछ लोगों के अंदर, तो उस समय का जो दयनीय स्थिति थी उसका वर्णन किया, जहां उन्होंने अपने करुणा को दिखाया, दुख दिखाया, अपनी ही मतलब ये दिखाया कि हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, अपनी पीड़ा बताई। और वहीं दूसरी क्षण कुछ लोगों के अंदर इतना जुनून था, इतना जोश था कि वो अपनी स्वाधीनता के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, एक वीर कविताएं लिखी, मतलब वीरता से परिपूर्ण पूरी कविताएं लिखी, ठीक है, जो लोगों को प्रेरित कर दे, पढ़कर प्रेरित हो जाए कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। बहुत सारी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी आपके क्लास में, आपके खुद के सब्जेक्ट में, जब हम पढ़ेंगे उनको तो मैं बताऊंगी। तो ऐसी ऐसी कविताएं हुई। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया था। इस युग में जो गद्य लिखने का तरीका था बहुत कलात्मक हो गया था। वह इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया है। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और राय कृष्णदास वियोगी, ठीक है, इस तरीके के हो गए थे। राय कृष्णदास वियोगी, हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा, उग्र, शिव पूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावाद युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया था। इन लोगों ने इसको एकदम समृद्ध कर दिया था। उस समय इन लोगों ने गद्य खंड लिखना शुरू किया, मतलब निबंध वगैरह लिखना शुरू किया, रचनाएं लिखना शुरू, मतलब कहानी, नाटक, इस तरह की चीजें लिखनी शुरू की और एक अलग ही लेवल में पहुंचा दिया, ठीक है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा बेटा,
अगर हम लोग निबंधकारों की बात करते हैं तो उसमें बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल साकृत्यायन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांति प्रिय द्विवेदी आदि के नाम से उल्लेखनीय। ये सारे कौन थे बेटा? ये सारे निबंधकार हैं। कौन है बच्चा? निबंधकार है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कौन है? प्रमुख एकांकीकारों में कौन कौन थे? एकांकीकार क्या कौन होते हैं? एकांकी क्या होती है? पहले आप लोग ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकांकी क्या होती है, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ के आ चुके हो कि एकांकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रमुख एकांकीकार कौन कौन थे बेटा? जिसमें आपके भुवनेश्वर प्रसाद जी आ जाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, गोविंद वल्लभ पंत, चतुर्सेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर एवं भक्ति चरण वर्मा। ये सब कौन है बेटा? प्रमुख एकांकीकार है। कौन है बच्चे? ये सब प्रमुख एकांकीकार हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस युग के उपन्यासकारों में कौन कौन थे? इस युग के उपन्यासकार कौन कौन है बच्चा? तो वो आपके प्रेमचंद हैं, प्रसाद जी हैं, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। उपन्यासकार जिन्होंने उपन्यास लिखे, तो सबसे पहले तो प्रेमचंद आता है, क्योंकि इनका उपन्यास सबसे ज्यादा फेमस था। पहला उपन्यास कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला उपन्यास कौन था, उसके लेखक कौन थे। तो उपन्यासकारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेमचंद है, प्रसाद जी है, चतुर्सेन शास्त्री हैं, भगवती चरण वर्मा, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री आदि हैं। शुक्ल युग के अगर कहानीकारों की हम लोग बात करते हैं तो बेटा कौन कौन है? प्रेमचंद है, उग्र है, राय कृष्णदास हैं, विनोद शंकर हैं, व्यास हैं, सियाशरण गुप्त है, गोविंद वल्लभ पंत है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सारे कौन हैं? उस समय के कहानीकार हैं। आइए कुछ इसकी रचना, इस युग की रचनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृतियां उस समय की। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, किसकी बेटा? चिंतामणि किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, याद रखिएगा। जो कि क्या है? एक बेटा निबंध है, एक निबंध संग्रह है। ठीक है, वही बात करते हैं गुलाब राय की। तो गुलाब राय का जो कृति थी वो है ठलुआ क्लब। क्या है? ठलुआ क्लब, जो कि एक निबंध है। प्रेमचंद जी का गबन, गबन क्या है बेटा? एक उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री जी का आत्मदाह, जो कि एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी का पुरस्कार, जो कि क्या? एक कहानी है। प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर, ये भी एक कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की चंद्रगुप्त, ये एक नाटक है। और हरि कृष्ण प्रेमी जी का प्रतिशोध, ये भी एक नाटक है। तो ये उस समय की प्रमुख कृतियां हैं जो कि आप लोगों को याद करनी है। आगे चलते हैं, अगला जो है हमारा वो है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग के बाद आ जाता है हमारा शुक्लोत्तर युग, या कह लीजिए छायावादोत्तर युग, या फिर हम लोग कह सकते हैं छायावादोत्तर युग। इसके बारे में किस किस को जानकारी है, जरा सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। कि सन 1936 ईस्वी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सन 1936 ईस्वी के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। जो देश की स्थिति थी वो अलग तरीके से बदलने लगी। क्यों? क्योंकि 1947 में आजादी मिलनी थी और उससे कुछ साल पहले ही एकदम बदलाव होने लगे। हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे थे। मतलब जो हमारी कल्पनाएं थी वो अब बदल कर हमारी ठोस जमीन पर आने वाले थे हम लोग, मतलब असलियत में होने वाला था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। भाई उस समय जो शुक्ल युग के लेखक थे उन्होंने नए नए युग में कदम रखा, शुक्लोत्तर युग में आए, और उनकी जो कल्पनाएं थी, उनकी जो रचनाएं थी, उसमें कई बदलाव आए, लिखने के तरीके में बदलाव आए। ठीक है, फलस्वरूप 1938 ईस्वी के बाद साहित्य को छायावादोत्तर को कहा गया। मतलब 1936 से शुरुआत हो गई थी और 1938 तक आते आते युग बदल गया और 1938 में वो छायावादोत्तर युग हो गया। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हुई। इस युग में दो पीढ़ियां आई। कितनी पीढ़ियां आई बेटा? दो पीढ़ियां आई। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय हैं। एक पीढ़ी तो वो है कि जो स्वतंत्रता मिलने से पहले से लिखते आ रहे थे और इस समय भी लिख ही रहे थे, है ना। वहीं अगर हम लोग दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए थे, जो स्वतंत्रता के बाद आए थे। ठीक है, पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल जी, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञे, नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी,
बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत चरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक हैं। ये कौन थे बेटा? जो पहले से लिख रहे थे और फिर इस पीढ़ी में उन्होंने कदम रखा और लिख ही रहे हैं। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। ये आ जाते हैं आपके छायावादोत्तर युग में। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के हैं, तो आप लोग शुक्ल युग ही लिखोगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के ही है। पर अगर बात आ जाती है फणीश्वर नाथ रेणु या फिर हरिशंकर प्रसाई किस युग के हैं, तो आप लोगों को शुक्लोत्तर युग लिखना होगा, छायावादोत्तर युग लिखना होगा। ठीक है। आगे आते हैं। आगे क्या है कि शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रणिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है। अगर हम लोग निबंधकारों की बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की, तो शुक्लोत्तर युग में अगर निबंधकारों की बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ रूप में किसको रखा गया है सबसे ऊपर? वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है। यात्रा संबंधी निबंधकारों में राहुल साकृत्यायन सबसे ऊपर होंगे बेटा जी। अगर यात्रा संबंधी निबंध होंगे तो राहुल साकृत्यायन सबसे पहले, फिर आ जाते हैं आपके देवेंद्र सत्यार्थी के नाम उल्लेखनीय है। यात्रा से संबंधित आता है तो राहुल साकृत्यायन तो सबसे पहले होते हैं, दूसरे नंबर पे आपके देवेंद्र सत्यार्थी। प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय दिनकर आदि ने भी इन क्षेत्रों में कार्य किया। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम संस्मरणात्मक निबंध के लिए आता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पंडित बनारसी दास जी का किसमें आता है, तो संस्मरणात्मक निबंधकारों में अग्रणी है। इनका नाम निबंधों में आता है, जो कि कौन से है? संस्मरणात्मक, जिनको याद करके लिखा जा रहा हो, जिसके बारे में जो सच में कभी हुआ हो उसके ऊपर निबंध लिखा जा रहा है। ठीक है। तो ये था बेटा शुक्लोत्तर युग का छोटा सा परिचय। आप लोगों को मैंने शुक्ल युग का भी परिचय दे दिया। इन्हीं में से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के तो आपके इस टॉपिक से आएंगे। और बाकी का हम लोग जब पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जब हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे बच्चा, तो 5 नंबर का उसमें डन हो जाएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी में से आता है, 10 नंबर का साहित्य पूरा। तो ये 2 टॉपिक आपके में आने वाले, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। आपको बता दूं इसी में का जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनके लेखक कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पता है। ठीक है, कल्पना होगा, कल्पलता ये एक निबंध है बेटा। जैनेन्द्र कुमार जी की जड़ की बात, ये क्या है? ये भी एक निबंध है। यशपाल जी का झूठा सच, ये बेटा एक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जी का भूले बिसरे चित्र, तो ये भी एक उपन्यास है। ईलाचंद्र जोशी की आहुति, ये कहानी है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी है। और उमेंद्रनाथ अश्क जी का जय पराजय बेटा जी, ये एक नाटक है। तो ये प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक हैं, जो कि आप लोगों के इस शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है। तो ये था पूरा मेरा आपका टॉपिक, जिसमें हमने बता दिया आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से कब शुरू हुआ। शुरुआती 10वीं सदी से हो गई थी, लेकिन माना कब से जाता है? 19वीं सदी में। सबसे पहली भाषा किसमें पाई गई? राजस्थानी और ब्रज भाषा में खड़ी बोली फिर आई। नवजागरण काल कौन सा है? भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहते हैं। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक आ रहा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। उस युग के कौन कौन प्रमुख निबंधकार हैं, कौन कौन उसके नाटककार है, कौन कौन कहानीकार, कौन कौन क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। साथ ही साथ प्रमुख रचनाएं भी बताती गई मैं आप लोगों को। तो ये था एक पूरा संपूर्ण परिचय हिंदी गद्य साहित्य का। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। और इसी के साथ यहाँ पर अंत होता है इस क्लास का, और मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। तो मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह की अगली क्लास में। बेटा अपना काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर पुराने हैं, आप लोग 11th में जा चुके हैं, तो अपने सभी भाई बहनों को शेयर करो, उन छोटे छोटे भाई बहनों को शेयर करो और जाकर उनको बताओ कि भैया यहाँ पर ये क्लास शुरू हो चुकी है। और बेटा सारी जानकारी दीजिए और उन लोग को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं, आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक तो करना ही करना है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो, ताकि बेटा जिनको भी दिक्कत हो रही है गद्य साहित्य में, उन लोग को एकदम हर चीज क्लियर हो जाए। और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ये आपका कर्तव्य है। मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह की और भी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।